हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन एजुकेशन पे। तो क्या सर, क्या पढ़े थे अपन लोग? सर अपन लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे ना? यही पढ़े थे ना? ठीक है सर। तो कितने लेक्चर देख चुके थे आप लोग? इसके 2 लेक्चर देख चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। जो नहीं देखे जाकर के डिस्कशन सर अपना प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं वहां से। ठीक है सर। तो अब आज क्या करने वाले हैं सर? तो आज लेक्चर 3 देखेंगे, यही ना? तो सर ये अपना लास्ट होने वाला है लेक्चर, यहां से जाकर के अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक ये क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो सर क्या क्या पढ़ने के लिए बाकी अपने लोग को हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं, क्या क्या हम लोग को पूरा पढ़ना है पहला लेक्चर के दिन ही बता चुके थे। ठीक है सर। और क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग अच्छे से देख करके आए, उसके नोट्स वगैरह सब कंप्लीट है आप लोग का, तो अब जाकर के इसमें और मजा आएगा। ठीक है ना? अभी तक तो सब कुछ इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर 3 है, जो मतलब कि थ्योरी का लास्ट लेक्चर है अपना। इसके बाद जो आएगा, उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद अपना लोग का आएगा वही सर क्या क्वेश्चंस, और क्या? तो सर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जितने भी है अपना एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है वो सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चले आज का सेशन स्टार्ट करें हम लोग इसी के साथ। चलिए आइए देखते हैं फिर। तो अब आज हम लोग वैलेंसी से समझते हैं कि सर वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, चले स्टार्ट करें समझना वैलेंसी क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? क्या सर? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि वो किसी दूसरे आदमी से कैसे मिलते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब सर कोई एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से किस तरीके से मिल करके जुड़े हुए रहते हैं, यही कैपेसिटी कौन बताता है सर? वैलेंसी। समझ में आया? तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटम जो था वही बताता है उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझा? मतलब वो किसी और के साथ किस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा देखिए, तो ये हम देख चुके हैं पहले ही, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या किसको कहते हैं सर? जो भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में पाया जाता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं सर। उसके बाद इफ एन एटम आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, मतलब जो पहले से पूरा फुल फिल है, मतलब जिसका पहले से 8 कंप्लीट हो, या फिर पहला अगर सेल का बात करें तो उसमें 2 ही सेल आ सकता था ना, 2 पूरा फिल हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो सर वो लोग इनर्ट होते हैं, मतलब उसको नहीं चाहिए किसी का और ना ही वो किसी को देंगे। इनर्ट मतलब लेस रिएक्टिव, तो ना किसी से लेंगे ना किसी से देंगे, तो दोस्ती होगा ही नहीं। दोस्ती कब किसी से होता है? जब हम किसी से मतलब रखते हैं, एकदम अच्छा कुछ लेना देना होता रहता है, तब ना रिएक्शन होता है कुछ। किसी से लेंगे नहीं, अपना न्यूट्रल चुपचाप रहेंगे, तो सर उसको क्या कहेंगे हम लोग? सर लिस्ट रिएक्टिव। क्यों सर? उसका पहले से कंप्लीट है तो किसी से कुछ करेगा नहीं। समझे? तो जब कंप्लीट रहता है ना तो वो स्टेबल हो कहलाता है। क्या कहलाता है सर? स्टेबल। समझ में आया? और अगर कंप्लीट नहीं है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स तो उसको क्या कहेंगे? इनस्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं है। समझ में आया तक? ओके सर। एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंस इज 0। उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब किसी और के साथ कंबाइन करने का, या वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ले या दे रहा है, वो क्या होगा सर? 0 होगा। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल्स कि सर ऐसे कौन कौन से हैं, तो हीलियम इनर्ट एलिमेंट कौन कौन सा है सर? तो पहला हीलियम सर, इसके ऑर्डर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पता है आपको, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो ये फुल है, तो सर ये एक इनर्ट एलिमेंट है। इसके अलावा हीलियम का नियॉन, नियॉन आप सुने ना, नियॉन, और बाकी सब में लास्ट में 8 होता है, सिर्फ एक हीलियम ही ऐसा जिसके लास्ट में 2 होता है, और ये क्या है सर? स्टेबल है। ठीक है ना, मतलब इनर्ट एलिमेंट है। बाकी इनर्ट एलिमेंट के लास्ट में कितने हैं? 8। वो कौन कौन सा सर? हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, और एक अभी और नया आ गया ऑर्गेनेशन। ठीक है, कैपिटल ओ स्मॉल जी से डिनोट करते हैं उसको, ऑर्गेनेशन। तो ये बाकी लोग क्या है सर? अपना इनर्ट एलिमेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत याद? पहले 6 ही पढ़ते थे, अभी शायद 7वां भी आ गया ऑर्गेनेशन जिसको कहते हैं। हम लोग 6 ही पढ़े थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है ना? ओके सर, तो यहां तक समझ में आया? तो बाकी क्या लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है सर, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर इसके आगे और बात करें हम लोग, ठीक है ना, क्या बात करेंगे? क्या देखिए कि अगर इफ एटम आउटर मोस्ट सेल इज नॉट कंप्लीट फील्ड मींस इट इज नॉट स्टेबल, तो ये सर स्टेबल नहीं होगा अगर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स पूरा फील्ड नहीं है तो।
ठीक है। इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, तो अब वो क्या करेगा सर, कोई भी आदमी कमजोर है तो क्या स्ट्रांग बनने का कोशिश करता है ना, तो वैसे ये लोग भी कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा या इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना पड़ेगा या किसी के साथ शेयर करना होगा इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी करके लास्ट में वो कितना कंप्लीट करना चाहेगा, 8, लास्ट वाले सेल में 8, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्टेट कन्फिगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, कोई एटम दूसरे एटम से ले दे करके कुछ भी शेयर करके लास्ट सेल में अपना क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये काम क्यों करता है कोई, तो सर स्टेबल बनने के लिए करता है। क्या बनने के लिए, स्टेबल। तो ये बात समझ में आया, ओके। अब आगे अगर देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन और shared by an atom to attain octet configuration is the combining capacity और वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी, इसका मतलब क्या हुआ सर, कि वो जितना इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या दे रहा है या शेयर कर रहा है, क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपना ऑक्टेट मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो उसी को उसको क्या कहेंगे, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी। समझ में आया। जैसे बात करें हम लोग वैलेंसी का कुछ एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब जो है ना, ये इजिली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना क्या करता है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है। समझे, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेता है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। अगर बात करें मैग्नीशियम का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, अपना सर ऑक्टेट पूरा करता है, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया, 2। उसी तरीके से एल्युमिनियम का बात करें तो ये कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना वैलेंसी कंप्लीट करता है, तो इसका वैलेंसी 3। ठीक है, ऑक्टेट अपना पूरा करता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसका वैलेंसी 3। उसी तरीके से कार्बन का अगर बात करें तो क्लास में नंबर 6 होता है, तो अगर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4, तो सर इसको तो सर लास्ट में 8 करने के लिए 4 और चाहिए क्या, हाँ, या फिर 4 लूज कर दे क्या, तो 4 चाहिए ना इसको ओवरऑल, तो सर इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कार्बन का, 4 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया अच्छी तरीके से, ओके सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये अपना वैलेंसी यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है ना, मतलब पहला 18 एलिमेंट्स का, तो ये आपको एक लाइन से सबका दिया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको, एक लाइन से। ये अपना हाइड्रोजन, इसके अथी में कितने हैं सर, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद क्या है सर, हीलियम। हीलियम में कितने होंगे सर, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 2, दिख रहे हैं क्या आप लोग को, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना सर, ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। उसके बाद अगर लिथियम का बात करें तो सर पहले वाले में 2 भर गया, 3 टोटल होता है, तो 1 कहां चलेगा, अगले वाले में। सर बेरिलियम का बात करें लिथियम के बाद, तो सर इसका टोटल इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 4, तो सर पहले वाले में 2 भर गया, अगले वाले में कितना भरेगा, 2। सर बोरॉन 5 होता है, पहले वाले में 2 भर गया तो 3 बचा अभी भी, तो अगले वाले में 3, क्या कि सर अगले वाले में 8 तक भर सकते हैं ना। सर कार्बन 6 होता है, तो पहले वाले में 2 भर दिए, तो अगले वाले में और कितना बचा, 4 बचा, 4 भर दिए। सर नाइट्रोजन 7 होता है, पहले वाले में 2 भर दिए, तो अगले वाले में और कितना भरेंगे सर, 3 4 5, 7 पुर गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। सर ऑक्सीजन 8 होता है, 2 पहले वाले में भर दिए, 6 और बचा मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, अगले वाले में 6 भरेंगे, तो सर अपना टोटल कितना भर सकते हैं, 8 तक भर सकते हैं ना ये वाले में, तो 6 ही बचा है, तो 6 ही तक भरेंगे अपन लोग। सर फ्लोरीन 9 होता है, पहले वाले में 2 भर दिए, 7 और भरना है, तो 7 और भर देंगे, 7 और भर देंगे। तो सर ये अपना हीलियम पूरा कंप्लीट था ना, 2 भर सकते थे और दोनों भर गया ना, तो ये क्या होगा, इनर्ट एलिमेंट। अब अगला नियॉन, जो इनर्ट एलिमेंट है, पहले वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसीलिए पहले वाले में 2 भर सकते हैं, 2 भरा गया, अगले वाले में 8 भर सकते हैं, और मेरे पास बचा भी कितना है सर, 8 ही बचा है, तो ये भी पूरा फुल हो गया, 8 पूरा हो गया ना इसमें। तो सर ये आप किसी से लेगा क्या या किसी को देगा क्या, नहीं, कंप्लीट है। इसी तरीके से हम लोग का आगे भी है, सोडियम, मैग्नीशियम। सर अब 2 वो कंप्लीट हो गया, तो अब तीसरे में इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू होगा, तीसरे सेल में, तो सर सोडियम में 1 चला जाएगा, मैग्नीशियम में 2 चला जाएगा, एल्युमिनियम में 3 जाएगा, सिलिकॉन में 4 जाएगा, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7, और आर्गन में फिर 8 जाएगा, और फिर से यह क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा, 8 ना किसी से चाहिए ना किसी को देंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक, ये भी क्या है अपना इनर्ट एलिमेंट, ये भी अपना इनर्ट एलिमेंट है। तो इस तरीके से पहला 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो समझ में आया बात सब, यहाँ पे पूरे तरीके से पूरा एक एक करके आप सबका देख लिए किस तरीके से होता है, ओके सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए इसके बाद सर क्या बात करेंगे,
तो सर एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ ना छोटू की जैसे कि जमीन उमीन खुदाई उदाई हुआ, वहां से बहुत सारे एलिमेंट्स मिले ना, तो हर एलिमेंट्स को जो है ना उसका एटॉमिक नंबर दिया गया, ठीक है ना, कि उस एटॉमिक नंबर क्या होगा हर एलिमेंट्स के एटम का, ये रखा गया। तो किस अकॉर्डिंग रखा गया, ध्यान से समझिएगा। कोई भी एटम को उठाया, जैसे एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का एटम को उठाया, वैसे ही सोडियम मिला होगा तो सोडियम के एटम को उठाया होगा, मैग्नीशियम मिला तो मैग्नीशियम के एटम को उठाया, और उस एटम में चेक किया कि कितना प्रोटॉन अवेलेबल है, क्या कितना प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, आपको पता ही है ना, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो सर उस प्रोटॉन को उठाया, ठीक है, यहां तक उठाया और काउंट किया टोटल कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है। तो जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। बात समझ में आया क्या सर, जितना प्रोटॉन होगा उस एटम के अंदर, और प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, आपको पता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा उस एटम का। समझ में आया, इसीलिए इसका मतलब वो सोडियम का एटम था तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितना उसके एटम के अंदर प्रोटॉन अवेलेबल है उतना ही सोडियम का। उसी तरीके से मैग्नीशियम मिला था, मैग्नीशियम के एटम को उठाएं, अब मैग्नीशियम के एटम को उठा लिए, तो अब क्या सर, मैग्नीशियम के एटम में चेक कर रहे कि कितने प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में अवेलेबल हैं। तो जितना प्रोटॉन अवेलेबल होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ। तो उस अकॉर्डिंग आपको बुक में दिया हुआ है एक एक करके एटॉमिक नंबर किसका किसका कितना होता है, वो आपको कम से कम 20 तक याद रखना चाहिए। समझ में आया बात। तो सर यही एटॉमिक नंबर है। अब चलते हैं मास नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, पहले आपको बता चुके हैं। अब आते हैं मास नंबर पे कि सर मास नंबर क्या होता है, ठीक है। तो वैसे सोडियम को उठाएं तो सोडियम का मास नंबर हमसे कोई पूछा कि मास नंबर कितना होगा, तो सोडियम का फिर से वही एक एटम को उठाएं और उसके न्यूक्लियस में चेक किए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला करके टोटल कितने लोग हैं। समझा, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके टोटल कितने लोग हैं। समझ में आया, मतलब उसके न्यूक्लियस का टोटल भार। समझ में आया टोटल मास नंबर उसके न्यूक्लियस का, समझ, मतलब प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, वही कहलाता है एटॉमिक मास। क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या हो गया सर, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो अगर सोडियम का एटॉमिक मास का बात करेंगे तो सोडियम के एटम के न्यूक्लियस के अंदर देख लेंगे कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मैग्नीशियम का बात करेंगे तो मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में देखेंगे कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है। तो यहां तक बात क्लियर हुआ आपका कि सर मास नंबर क्या होता है। तो आइए एक करके हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया, द एटॉमिक नंबर, अगर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चेक करना है तो देख सकते हैं क्या है सर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, सोडियम हो मैग्नीशियम हो, उसके एटम को लेंगे और उसके न्यूक्लियस में देखेंगे कितने प्रोटॉन हैं। वही अगर मास नंबर का बात करें, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ, ये सम होता है, देख लीजिए सम होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। समझा, तो उसके न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके सम को ही क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर, ठीक है। ओके सर, इसके अलावा देखिए ध्यान से समझिएगा ये बात, ये पॉइंट, ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अगर आप किसी एक एलिमेंट्स को ले लिए, जैसे सोडियम को ले लिए, तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा ना, तो हर एटम में उतना ही प्रोटॉन होगा। क्या सर, हर एटम में क्या होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। वही ये बोला है, ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो उसके अंदर जितने भी एटम है ना, सबका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। ये नहीं कि मतलब ये सोडियम है मेरा, इसमें यहाँ बहुत जगह पे क्या है, प्रोटॉन है, अति एटम है, तो इस एटम का एटॉमिक नंबर कुछ और हो जाएगा, इस एटम का एटॉमिक नंबर कुछ और हो जाएगा। नहीं, सोडियम के अंदर जितने एटम है सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, मतलब सब एटम के अंदर प्रोटॉन सेम नंबर में है। लेकिन अगर कोई दूसरा मैग्नीशियम आ जाए, क्या जाए, मैग्नीशियम, अब हम सोडियम के एटम को उठाएंगे और किसके, मैग्नीशियम के एक एक एटम को उठाएं, तो इसका एटॉमिक नंबर अलग होगा और इसका क्या होगा, अलग, का, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सेम एलिमेंट्स में बात करेंगे तो सबका सेम सेम होगा। जैसे आइए फोटो में समझाते हैं हम आपको। हाँ सर, जैसे ये क्या अपना, ये अपना क्या सर, सोडियम एलिमेंट मान लीजिए, इसमें बहुत सारे सोडियम है, ये Na,
बहुत सारे क्या है सर, जैसे बहुत सारे एटम है अपने, बहुत सारे क्या है एटम है। उसी तरीके से हम मैग्नीशियम को उठा लेते हैं, मैग्नीशियम के ये भी उसके बहुत सारे एटम है, जिससे मिलके वो क्या करेगा, बनेगा। बहुत सारे हैं, मतलब उतना ड्रॉ नहीं ना कर सकते, तो आपको भी पता है बहुत सारा होगा, छोटा 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 रहता है। ठीक है यहाँ तक। अब हम चेक करेंगे कि सर हम सोडियम का ये वाला आइटम को उठा लिए, ये वाले को, और एक ये वाले को उठा लिए। ठीक है, दोनों आइटम में क्या होगा ना, प्रोटॉन सेम ही रहेंगे। इसमें जितने प्रोटॉन उतना ही उसमें भी प्रोटॉन। बात समझ में आया? दोनों में प्रोटॉन्स का नंबर क्या होगा, सेम, मतलब दोनों एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। क्लियर है? लेकिन सर अगर आप इसके ये वाले एटम को उठाओ और एक मैग्नीशियम से उठा के ले आओ, ठीक है, तो दोनों एटम में क्या सेम प्रोटॉन होंगे? नहीं, दोनों के अलग अलग प्रोटॉन्स होंगे। समझ में? इसलिए दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग। लेकिन यही काम मैग्नीशियम का दो उठाते, जैसे ये और ये उठा लेते हैं, तो इसमें जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ये वाले में भी होगा, दोनों में सेम प्रोटॉन होगा। तो मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। तो जो एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने एटम है उसका सारा का सेम, और जो इसके अंदर है इसका अपना सारा सेम। लेकिन ये दोनों के एटम में एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे। बात समझ में आया? ओके, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सब चीज हमको समझ में आ गया। इसके अलावा अगर बात करें क्या सर, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1, मतलब इससे कितने प्रोटॉन्स होंगे, 1। हीलियम का बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 2। लिथियम का बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। बात समझ में आया? उसी तरीके से अगर मास नंबर का बात करें तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, द मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, उसका जो मास होता है वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास अपना कहलाता है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन का मास नंबर कितना है सर, 12। तो यहाँ क्या बताया हमको पहले कि जो मास होगा आइटम का वो किसके मास के बराबर होगा, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के सम मास के सम के बराबर। मतलब सब कुछ न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, सारा मास इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मास नंबर कितना है सर, 12। तो हमको पता है सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है, 6। तो सर एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन कितना, 6, और सर मास 12 चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन भी कितना होना चाहिए, 6। समझ में आया? तो 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। बात क्लियर है? उसी तरीके अगर बात करें एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का मास नंबर 27 होता है। कितना होता है, 27। लेकिन सर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। कितना होता है, 13। तो उसका प्रोटॉन कितने होंगे उसमें, 13। तो सर कितना और चाहिए जो मास 27 बन जाएगा, तो 14 और चाहिए क्या, तो 14 कौन होगा, न्यूट्रॉन होंगे। 14 कौन होंगे, न्यूट्रॉन, और 13 प्रोटॉन। उसी तरीके से अगर सल्फर का बात करें, सल्फर का मास नंबर 32 होता है। 32 होता है, तो सर उसमें प्रोटॉन की सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो प्रोटॉन कितना, 16। और कितना चाहिए जिससे 32 बन जाएगा, तो 16 और 16 चाहिए तभी ना 32 बनेगा। तो 16 बाकी कौन होगा सर, वो न्यूट्रॉन होंगे। तो 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक चीज तो आपको एटॉमिक नंबर से ही पता चल जाएगा प्रोटॉन कितना है। अब मास नंबर में उसको घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा सर, अपना न्यूट्रॉन मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? क्या होता है मास नंबर का फॉर्मूला सर, मास नंबर जिसको ए से डिनोट करते हैं इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये ए है ना सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहां से न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, एटॉमिक मास में या मास नंबर में प्रोटॉन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इधर ला करके। तो यहां से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चले अब आगे इसके बाद चलिए चलते हैं। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन को पहले ढूंढा गया था ना, हाइड्रोजन को, तो उसका जो है ना एटम्स बहुत सारे होंगे, तो इस तरीके से देखा गया था कि उसके अंदर बॉन्ड्स जो है ना कैसे बने होते हैं। बॉन्ड्स मतलब दो एटम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से फिगर आपको दिख रहा है। कुछ बहुत पुराना फिगर है, इस तरीके से वो दिख रहा था। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद अगर देखिए, अब है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ध्यान से समझिएगा क्या होता है सर आइसोटॉप्स। देखिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्या है सर, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे उसका जितना एटॉमिक नंबर है ना, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही एटॉमिक नंबर, मतलब सर जितना उसमें प्रोटॉन है उतना ही प्रोटॉन किसी और चीज में भी पाया जाता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या, डिफरेंट, उसी को कहते हैं हम लोग आइसो। और उसका वेट क्या है, अलग अलग है, मेरा वेट और उसका वेट क्या है, अलग अलग है, तो इसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहेंगे। मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, जितना हाथ मेरे पास है उतना हाथ उसके पास भी होना चाहिए, सर मेरे पास एक तो उसके पास भी एक, कान दो तो उसके पास भी कान दो, नाक एक तो उसके पास भी नाक एक, सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मास क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, जिस जिस लोगों का, उस लोग को क्या कहेंगे हम लोग, एक दूसरे का आइसोटॉप्स कहेंगे। क्लियर हुआ, ये दो लोगों के बीच रिलेशन दिखा रहा है आइसोटॉप्स। तो आइए यहां देख सकते हैं हम यहाँ पे, सर जैसे क्या दिया है आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। पहली बात तो ये सेम एलिमेंट्स के होंगे, आइसोटॉप्स क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो सेम एलिमेंट्स के होंगे तो सर एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे कोई एक एटम उठा लिए, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स उठा लिए, उसी के एटम होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स के एटम होना चाहिए, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम का, कि उसी एलिमेंट्स का है, सोडियम का है तो सोडियम के दो एटम को उठा लिए तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन दोनों का मास क्या, अभी तो आप बोलोगे कि सर पहले आप बताए थे मास नंबर क्या होता है, हमेशा सेम ही रहता है, तो ये कैसे हो गया, यही सब कुछ कुछ चीज पाए जाते हैं अलग से, समझ में आया, कुछ कुछ चीज होते हैं जो अलग से पाए जाते हैं, जिसको यहाँ हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो सर क्या है, जिसका मास नंबर क्या हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे ही चीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन है ना सर, हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, कितने, 3 आइसोटॉप मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उन लोग का भी एटॉमिक नंबर 1 ही होगा सबका। वो क्या क्या है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, ये 3 चीज है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सर तीनों का आपको दिख सकता है, नीचे जो है ना ये हम लिखते हैं एटॉमिक क्या सर, नंबर, ठीक है, और ऊपर मास नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर सबका 1 है, इसका मास नंबर 1 होगा और इसका मास नंबर 2 होगा और इसका मास नंबर कितना होगा, 3 होगा, समझा। तो एटॉमिक नंबर सबका सेम 1 1 1, लेकिन मास नंबर सबका क्या, अलग अलग अलग, ठीक है। तो सर देखिए इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, उसका मास 3 है, एक ये पहला वाला है आपका प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा टाइटियम, ठीक है सर। तो इस यही एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो और ऐसा, जैसे कार्बन का 2 आइसोटॉप्स पाया जाता है, कार्बन का कितना, 2, दोनों का मास हमको पता है कि एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, क्योंकि कार्बन ही है। सर एक कार्बन का मास 12 होगा और एक का मास कितना होता है, 14 होता है, कार्बन भी इस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके भी एटम ऐसे पाए जाते हैं कि किसी का मास 12 हो, किसी का 14 हो, समझा। लेकिन एटॉमिक नंबर सबका क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है, ये लोग का। ऐसे और एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्लोरीन भी है, इसके भी 2 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, जिसका एक का मास 35 होता है और एक का 37, ठीक है। तो मास नंबर जो है ना हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर में मास नंबर और नीचे में क्या, एटॉमिक नंबर। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से आएगा ना तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ जाइएगा, ऊपर में मास नंबर लिखा है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो यही क्या था सर, आइसोटॉप। आइसोटॉप्स में क्या होंगे, एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है, ये एक ही एलिमेंट्स के होंगे, जो भी एटम उठाएंगे एक ही एलिमेंट्स के वो एटम होंगे, ठीक है सर। आइसोटॉप समझ में आ गया। अब इसके बाद एक लास्ट बच गया कौन, आइसोबार, चलिए उसको भी देख लेते हैं, आइसोबार क्या होता है, चलिए आइसोबार देख लेते हैं। सर आइसोबार क्या है, ठीक है ना। अब ध्यान से, जैसे आइसोटॉप्स पढ़े ना आप, आइसोटॉप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या, डिफरेंट। आइसोबार में क्या होगा ना, मास नंबर सेम रहने वाले हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे, समझा, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मास सेम, बार आइसो मतलब हो गया सेम, बार मतलब मास उसका, ठीक है ना सर। तो आइसोबार मतलब उसके मास नंबर क्या रहेंगे, सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होंगे यहाँ पे, डिफरेंट। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए गए हैं, देखिए तो आप देख सकते हैं क्या सर, आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब प्रोटॉन्स क्या होंगे, अलग अलग ना, तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। वहां क्या था सर, आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट्स के थे, यहाँ एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट, बट सेम क्या, सेम मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा, सेम होने वाला है। क्लियर हो बात। उसके जैसे एग्जांपल का बात करें हम लोग, ठीक है। अब इसके में एक और लाइन लिखा है, दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वही ना मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा,
क्लियर है? हाँ, अगर हम एग्जांपल देखें तो कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 20 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। दो एलिमेंट्स आप पढ़े ना, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का 20 और आर्गन का 18, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर पता है दोनों का सेम होता है। कैल्शियम का भी 40 होता है और आर्गन का भी क्या होता है 40 होता है। एटॉमिक नंबर दोनों का क्या सेम, देखिए डिफरेंट 20 18 तो क्या सर एटॉमिक एटॉमिक नंबर क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे क्या डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या होंगे सेम 40 40। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे फेरस और निकेल। तो सर फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 और निकेल का एटॉमिक नंबर 27। क्या अलग अलग एटॉमिक नंबर है क्या? ठीक है, लेकिन मास नंबर दोनों का क्या है सेम 58 58। यहां भी मास नंबर सेम था 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या था डिफरेंट। समझ में आया आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट, मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स होंगे लेकिन मास नंबर क्या हो सेम हो। ठीक है, इसी को हम लोग आइसोबार कहते हैं। तो यहां तक बातें पूरी तरीके से समझ में आया। तो इसके बाद कुछ डिफरेंस बच गए आइसोटॉप्स और आइसोबार में, वो देख लेते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक कॉलम उसके लिए भी हम आपके लिए बना के लाए हैं, तो देख लीजिए सर आइसोबार और आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको तो पता है कि सर आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट्स में होते हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट्स के एटम रहते हैं, लेकिन आइसोबार्स क्या होते हैं सर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच बात किया जाता है। ठीक है, और ये क्या आइसोटॉप्स एक ही प्रकार के एलिमेंट्स के लिए बात किया जाता है, जबकि आइसोबार क्या सर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स में बात किया जाता है। जैसे सोडियम यहां से भी मिला यहां से भी मिला, सोडियम के बीच कंपैरिजन किसमें करेंगे आइसोटॉप्स में, लेकिन सोडियम का मिला मैग्नीशियम का मिला इस तरीके से कंपैरिजन आइसोबार में करते हैं। ये चीज तो आपको पता है। तो सर एक एक करके देख लेते हैं क्या है सर एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सर आइसोबार दे हैव सेम मास नंबर, लेकिन यहां पे क्या है सर दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या सर आइसोबार में सेम मास नंबर होगा, आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर होगा। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट इसमें आइसोबार में एटॉमिक नंबर होगा और आइसोटॉप में डिफरेंट क्या होगा मास नंबर। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद अगर दूसरा डिफरेंस का बात करें, दूसरा डिफरेंस क्या है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार। आइसोबार्स में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा डिफरेंट। समझ में आया, दो अगर एलिमेंट्स हैं दोनों के में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे अलग अलग। जबकि अगर हम आइसोटॉप्स का बात करें तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होंगे अलग अलग होंगे, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। और आइसोबार में भी आप बोल सकते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स बोलिए या प्रोटॉन बोलिए, क्या डिफरेंट क्या इलेक्ट्रॉन्स बोलिए या तो प्रोटॉन बोलिए, सेम बात है ना, क्योंकि जितना प्रोटॉन पाया जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है अगर वो न्यूट्रल है तो सर ये बात समझ में आ गया। सर इसमें क्या प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट रहेगा लेकिन इसमें प्रोटॉन्स के नंबर सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और इसमें मास नंबर सेम होता है। अगर तीसरा देखें सर इसका केमिकल प्रॉपर्टी ना डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी इसका अलग इसका अलग, ये तो सेम टाइप के एलिमेंट्स के लिए है, तो सर इसका क्या होगा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ओके सर, उसके बाद अगर लास्ट बात करें दे आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या सर आइसोबार में क्या होता थे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को उठाते थे ना, ओके, लेकिन आइसोटॉप्स में क्या होता था सर सेम एलिमेंट्स के एटम को उठाते थे। ठीक है, सोडियम है सोडियम है सोडियम के ही एटम को लाके चेक करते थे। ठीक है, तो आइसोटॉप्स और आइसोबार यहां तक आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया ना। तो सर यहां तक आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, ओके आया ना। तो यही अपना लास्ट पार्ट था सर इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट यहां तक कुछ नहीं, सब कुछ एकदम इजी वे में समझे। चैप्टर इजी है, थोड़ा सा आप लोग को मजा आया होगा पढ़ के, आया ना। तो अब आप लोग को क्या करना है सर, नोट्स पूरा रेडी हो चुका है, अब एक्सरसाइज करना है, बैक एक्सरसाइज करना है। तो आराम से मस्त होकर कीजिए, एकदम इजी वे में इसके क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चन। और ब्लू टेस्ट जो है बुक के अंदर चैप्टर के अंदर मतलब उसको भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, वहां से बहुत कंसेप्ट खुलता है। ठीक है, तो उसको भी आराम से कीजिएगा, उसके बाद बैक एक्सरसाइज को भी कीजिएगा। तो अब इस वीडियो को इतना ही रहने दें, ठीक है, जाइए आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए और लेक्चर को अच्छे से अटेंड किए होंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग से। आप रिवाइज करते रहिएगा इसको और साथ में बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। हम एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें जितने भी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज के वो सब रहेंगे, तो आप लोग एकदम रेडी है उसके लिए भी। ठीक है, जाइए पहले अपना खुद का टाइम लीजिए, उसके बाद जो नहीं बनेगा वो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा। ओके, चलिए तब बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।